सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन देखते हैं अपने हिंदू के आर्टिकल्स। राइट, आज 3 मई है, तो आज अपने पास कुछ 5 या 6 टॉपिक्स रहेंगे डिस्कस करने के लिए। सो अपन अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। 9 years आफ्टर बैन कोल माइनिंग टू रेज्यूम इन मेघालय से सीएम संगम। तो ठीक है, 9 years के बाद मेघालय में कोल माइनिंग चालू होने जा रही है। तो अपन ये देखते हैं कि अपने लिए टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने लिए टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोल के ऊपर यूपीएससी हमेशा 2 या 3 साल में प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो पूछती ही है। आप कभी पेपर उठा के देख लीजिए, तो उन्होंने कभी भी कोल सेक्टर, कभी कोल माइनिंग, कभी दूसरे टॉपिक्स पे हमेशा क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे अभी 2022 में उन्होंने पूछा था रोल ऑफ कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। राइट, सो अपन देख लेते हैं कोल के बारे में, ये अपने लिए कोल कैसे कितना इंपॉर्टेंट है। तो coal is the most important and abundant fossil fuel in India. It accounts for 55% of our country's energy needs. The country's industrial heritage was built upon indigenous coal. मतलब आप ये देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है। राइट, मतलब कि आपकी कितनी एनर्जी नीड्स तो सिर्फ कोल से ही मीट आउट होती है। तो अपन ये देखते हैं कि अपने यहाँ जो अपन इतना कोल को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो अपने यहाँ पे कौन से टाइप्स की कोल पाए जाते हैं। So on the basis of carbon content, it can be classified into following 3 to 4 types. तो मतलब अपन कोल को 3 to 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। राइट, तो अपन देखते हैं फर्स्ट क्या आता है, एंथ्रासाइट। So it is the best quality of coal with highest calorific value and carries about 80 to 95% carbon content, found in small quantities in Jammu and Kashmir. तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितना कार्बन कंटेंट है उसमें, तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप इजीली काफी चीजें आंसर आउट कर पाएंगे अगर एग्जाम में रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आता है। डायरेक्टली स्टेट से तो नहीं आएगा, लेकिन कभी भी अगर पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद आता है बिटुमिनस। इट इज अ लो लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट विद 60 to 80% ऑफ कार्बन कंटेंट एंड हैज अ हाई क्लोरोफिक वैल्यू। ठीक है, मतलब लाइक उसमें 60 to 80% कार्बन कंटेंट होता है, मतलब पहले वाले में 80 to 95% था, तो इसमें थोड़ा सा कम है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ यहाँ पे ये सारा का सारा बिटुमिनस कॉल पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हाईएस्ट क्वालिटी कौन सी हो गई, एंथ्रासाइट, फिर हो गई बिटुमिनस। ठीक है, उसके बाद आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट कितना परसेंट, 40 to 55% कार्बन कंटेंट होता है and often brown in color होता है with high moisture content, thus gives smoke when burned. Rajasthan, Lakhimpur and Tamil Nadu has deposits of lignite. So आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ lignite के deposits पाए जाते हैं। राइट, so peat is the first stage of transformation from wood to coal with low calorific value and less than 40% carbon content. So peat क्या है, फर्स्ट स्टेज है ट्रांसफॉर्मेशन का, कहाँ से, वुड से कोल में। लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिक वैल्यू बहुत कम होती है, जो कि 40% से भी कम होती है। राइट, सो अपन ने कुछ स्टेजेस देखे कैसे कैसे कोल के कितने कितने स्टेजेस हैं। राइट, तो ये अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप डायरेक्टली आंसर आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन हिस्ट्री देखें अगर कोल माइनिंग की, तो हिस्ट्री कुछ अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, क्योंकि हिस्ट्री से मोस्टली यूपीएससी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। बस ये ध्यान रखना है कि आपको ये अपने कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, या इससे रिलेटेड क्या क्या न्यूज में चल रहा है। लाइक जैसे अपन ने अभी देखा कि मेघालय में 9 साल बाद वापस ओपनिंग हो रही है, मतलब कोल माइनिंग सेक्टर वापस अपने को पुश देने वाला है। लेकिन जैसे अपन 2021 में क्वेश्चन देखें तो उस टाइम पूछा गया था कि अपन सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ कोल, मतलब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक। अपन भले अपने यहाँ पे इतना कोल पाया जाता है, लेकिन आज भी अपन कोल को काफी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो आप उसको आंसर आउट कर सकते थे। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है इन अ गिग इकोनॉमी लेसर पे इज बेटर देन नो पे। ओके, सो ये बोलना चाहता है कि या तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा या थोड़ा मिलेगा, वो ज्यादा अच्छा है। राइट, सो अपन सब देख रहे हैं कि आज गिग इकोनॉमी कितनी चल रही है। लाइक ब्लिंकिट हो गया, या इतने सारी कंपनी, स्विगी हो गया या जोमेटो हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब वर्कर्स को टेम्पररी वर्क पे एम्प्लॉय करते हैं। राइट, सो देख लेते हैं अपन गिग इकोनॉमी क्या होता है और इसके एडवांटेजेस होते हैं तो क्या होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं तो क्या होते हैं, इसके प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, आज इससे रिलेटेड आपको मेंस का क्वेश्चन भी मिलेगा जो मैंने लास्ट में रखा है। A gig economy is a free market system in which temporary positions are common and organization contract with independent workers for short term engagements. मतलब यहाँ पे आपको कोई लॉन्ग टर्म परमानेंट वर्कर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए वर्क करते हैं वो, उनकी जब तक इच्छा हो या जब ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है,
सो अपन ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इंडियाज गिग फोर्स comprises 15 million workers employed across industries such as software, shared services, professional services. ये काफी सारी सर्विसेज पे एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कि अपन देखते हैं फूड डिलीवरी एंड ऑल, ठीक है। लेकिन अगर इतने ही अच्छे हैं तो इसके की ड्राइवर्स क्या है, मतलब ये इतना बढ़ क्यों रहा है, उसकी कोई ना कोई रीजंस होंगे, राइट। उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं उस पर देखने की कोशिश करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो ये आता है कि अपन सबसे पहले इसमें रहती है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि अपन नॉर्मल जॉब्स देखते हैं तो नॉर्मल जॉब्स में क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी का एक इशू आता है कि अपन को एक फिक्स टाइम तक जॉब करनी पड़ती है, अपन उससे पहले चेंज नहीं कर सकते या निकल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जब तक आपकी इच्छा हो तब तक आप वर्क कर सकते हो। चेंजिंग वर्क अप्रोच, पहले अपन वर्क सिर्फ एक डायरेक्शन में किया करते थे, लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं, लोगों का डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड्स है तो वो अपने अलग अलग अकॉर्डिंग करियर चूज कर रहे हैं। लेकिन पहले अपन क्या करते थे कि अपन एक ही करियर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया करते थे, राइट। तो अपन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, बिजनेस मॉडल। पहले के बिजनेस मॉडल्स अलग होते थे लेकिन आज के बिजनेस मॉडल्स अलग हैं। लाइक पहले सर्विसेज पे इतने बिजनेस मॉडल्स खड़े नहीं होते थे, मोस्टली प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग की जाती थी। लेकिन आज अगर अपन देख रहे हैं तो काफी बिजनेसेस तो सिर्फ सर्विसेज पे ही खड़े हैं। मतलब लाइक जैसे अगर आप उबर देख लें तो उबर खुद कोई गाड़ी नहीं चलाता, लेकिन वो दूसरों की सर्विसेज इनेबल कराता है, राइट। मतलब कोई दूसरा अगर चला रहा है तो उसको बस एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप हमारे यहाँ ये कनेक्ट करिए, और कंज्यूमर्स को भी कनेक्ट करता है, राइट। तो एक सर्विस हो गई, ठीक है। अब अपने यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम नहीं होता था, एक परमानेंट जॉब होती थी, लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम होते जा रहे हैं, राइट। उसके बाद अपने यहाँ पे क्या है, स्टार्टअप कल्चर काफी ज्यादा आ रहा है। पहले अपने यहाँ स्टार्टअप कल्चर इतना नहीं था, लेकिन अब जैसे स्टार्टअप कल्चर आया तो अपने यहाँ पे ये सब की ड्राइवर्स वर्क कर रहे हैं, किसके लिए, गिग इकोनॉमी के लिए, राइट। लेकिन इसके अगर इतने ही की ड्राइवर्स है तो इसका कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होंगे। तो वो अपन चैलेंजेस देख लेते हैं। सबसे पहले चैलेंजेस क्या हो सकता है, ये अनरेगुलेटेड सेक्टर है, राइट। फ्रेंड्स, आपको अगर हैंडराइटिंग समझ ना आए तो आप मेरी बात सुन के भी नोट्स बना सकते हैं, वो आपके लिए भी इजी रहेगा, राइट। ठीक है। उसके बाद जाके अपन ये क्या देखते हैं, चैलेंजेस इसमें क्या है, काफी सारी स्किल्स जो चाहिए वो काफी सारे वर्कर्स के पास अभी तक नहीं है, ठीक है। तो उनकी बार्गेनिंग पावर काफी कम हो जाती है। उसके बाद अपन देखें डिमांड एंड सप्लाई। अपने यहाँ पे डिमांड सप्लाई का इशू रहता है। काफी बार तो डिमांड कई बार लोगों की ज्यादा हो जाती है, और कई बार वो डिमांड एंड सप्लाई, काफी बार तो अपने यहाँ पे डिमांड काफी लोग ज्यादा हो जाते हैं, कई बार काफी डिमांड कम हो जाती है। लाइक जैसे अपन ने पेंडेमिक में देखा कि सारे वर्कर्स अपने अपने जगह चले गए थे, तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटीज थी वहां पे लेबर्स की शॉर्टेज होने लग गई थी, राइट। ठीक है, अपन ने कुछ चैलेंजेस देखे, अपन ने कुछ की ड्राइवर्स देखे। तो अपन अब इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं वो अपने को पता होना चाहिए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होगी तो आप सबसे पहले उसकी सॉल्यूशंस देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, अपन इनको एम्पावर कर सकते हैं। मतलब इनको इनके राइट्स के बारे में बता सकते हैं, इनकी एक यूनियन बना सकते हैं, ठीक है। अगर अपन ये सारी चीजें करेंगे तो अपन इनको एक प्लेटफॉर्म दे पाएंगे जहाँ पे इनको रिकग्निशन मिले, फॉर्मल रिकग्निशन मिलेगा, तो ये लोग इजिली अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाएंगे जो इनकी चैलेंजेस आ रहे हैं या समथिंग आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो इनको क्या मिलना चाहिए, कुछ मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से। अपन ये देखते हैं कि ये बहुत अनरेगुलेटेड मार्केट है, स्किल्स भी कम है, डिमांड सप्लाई का इशू है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी होती है। मतलब कि जैसे कि अगर कोई परमानेंट जॉब है तो उससे रिलेटेड तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये मोस्टली अपन देखते हैं कि ये लोग बाइक्स पे ही घूमते रहते हैं, इनके रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है। मतलब है कुछ सपोर्ट करने के लिए हो इनको, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ इनके लिए घर बना के दो या समथिंग, लेकिन इनके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए। इनके लिए कुछ स्कीम्स होनी चाहिए जहाँ इनको कवर किया जा सके। मैंडेटरी होना चाहिए इनके लिए कि हाँ आपको स्कीम्स के अंदर आना है जिससे आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। अपन इनकी स्पेशली इनके लिए ला सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी वर्कफोर्स है, 15 मिलियन वर्कर्स बहुत होते हैं, राइट। तो अपन चलते हैं अब देखते हैं कि गिग इकोनॉमी वुमेन के लिए कैसे वर्क करती है, राइट। सो अपन को थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं जिससे अपने को हेल्प मिलेगी।
ठीक है, तो अपन वुमेन के लिए देखते हैं कि सबसे पहले ये आता है हेल्प इन बैलेंसिंग होम एंड वर्क। तो होम और वर्क को आराम से बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि वो जब चाहे जब तक वर्क कर सकती हैं, उसकी वजह के वो घर जा सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनको ये करना चाहिए, लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो दोनों चीजों को कैसे मेंटेन कर पाए। जब अपन बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस हो रहा है सबकी लाइफ में ड्यू टू परमानेंट जॉब्स, तो एक ये अच्छा सोल्यूशन बन के निकल के आता है, राइट। सेफ वर्क इन्वायरमेंट हो सकता है वुमेन के लिए, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क किया जा सकता है, क्योंकि वुमेन की सप्लाई मोस्टली आज के मार्केट में कम है, तो जितनी डिमांड उनकी होगी उतनी सप्लाई उस अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी, राइट। उसके बाद अपन देखते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम में उनको हेल्प हो सकती है, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ पे अपन ये देख सकते हैं कि अगर चैलेंजेस देखें वुमेन के लिए, तो अपने यहाँ पे क्या क्या है। अपने यहाँ पे वेज डिस्पैरिटीज काफी है, मतलब अपन ये देखते हैं कि काफी मेन को सेम रोल के लिए ज्यादा पे किया जाता है और सेम वुमेन को सेम रोल के लिए कम पे किया जाता है। तो अपने यहाँ पे वेज डिस्पैरिटीज हैं, काफी वुमेन्स के अगेन बायसनेस है कि हाँ वुमेन्स ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती, तो अपने यहाँ बायसनेस है, अपने यहाँ वेज डिस्पैरिटीज हैं। ऐसे काफी चैलेंजेस हैं जो अपने को डील करने पड़ेंगे अगर अपने को गिग इकोनॉमी में वुमेन को भी शामिल करना है। ठीक है, चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। आज के लिए इतना ही था, लेकिन आज से आपको एक मेन सा क्वेश्चन आंसर करना है जो आने वाले स्लाइड्स में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं बिल्किस बानो केस कन्विक्ट्स प्लेइंग फॉर टाइम एससी जज। तो ये एससी जज का कहना है कि बिल्किस बानो केस क्या कर रही है, टाइम के साथ प्ले कर रही है। तो अपन वो देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और ये अपने लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, राइट। अच्छा, बिल्किस बानो केस क्या था। बिल्किस बानो केस ये था कि जब गुजरात राइट्स हुए थे 2002 में, ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम कुछ वुमेन थी, उनको ब्रूटली हरेस किया गया और कुछ रेप की कंडीशंस बनी, राइट, मतलब रेप परफॉर्म किए गए थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो कन्विक्ट्स हुए उनको जेल भेजा गया, लेकिन उनको जेल भेजने के बाद 14 साल बाद उनको रिहा कर दिया गया। तो आप बोलेंगे सर रिहा क्यों कर दिया गया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि रिहा कौन से कंडीशन में हो सकते हैं। तो अभी इनको रिमिशन किया गया है, राइट। तो अभी इनको रिमिशन किया गया है, तो कौन रिमिशन कर सकता है या कैसे रिमिशन होता है। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले तो पार्डनिंग पावर्स होती हैं किसकी, प्रेसिडेंट की और गवर्नर की। लेकिन इन दोनों में चलो डिफरेंस देखते हैं कि अगर प्रेसिडेंट कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, अगर गवर्नर कर सकता है तो क्या कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो होता है पार्डन। पार्डन में क्या होता है, बिल्कुल आप अपनी अपनी पूरी की पूरी क्राइम से फ्री हो जाते हो, मतलब आप वापस नॉर्मल सिटीजन बन जाते हो। उसके बाद देखते हैं अपन सेकंड होता है कम्यूटेशन। ठीक है, तो कम्यूटेशन में क्या होता है, आपकी पनिशमेंट को चेंज कर दिया जाता है, मतलब हार्श से कम कर दिया जाता है। जैसे कि आपको एक डेथ पेनल्टी दी गई थी, तो आपको डेथ पेनल्टी की जगह उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाएगा, राइट, चेंज कर दिया जाएगा उसको। पनिशमेंट तो आपकी रहेगी, बस थोड़ा सा नेचर चेंज हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर अपन देखें तो और क्या होता है, रिप्राइव होता है। तो रिप्राइव में क्या होता है, यहाँ पे आपको अगर डेथ सेंटेंस दिया गया है तो आपको लीगल रेमेडी के थ्रू रिहेबिलिटेशन दिया जा सकता है। मतलब लाइक कोई अगर स्पेसिफिक कंडीशन हो जाए तो आपके सेंटेंस को रोका जा सकता है, मतलब लाइक मोस्टली आपको थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है, राइट। उसके बाद अगर अपन देखें फोर्थ क्या होता है, फोर्थ होता है रिस्पाइट। तो रिस्पाइट माने क्या होता है, रिस्पाइट माने ये होता है कि आपको अगर कोई स्पेशल कंडीशन हो गई, लाइक प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी हो गई या कोई मेंटल कंडीशंस है, एक सेकंड लिख देता हूँ मैं आपके लिए, प्रेगनेंसी हो गई, मेंटल कंडीशंस हैं, तो ये सारी सारी कंडीशंस में आपकी पनिशमेंट को कम कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब लाइक अगर आपको 15 साल की सजा मिली थी तो आपको 5 साल की सजा कर दी जाएगी। लेकिन लास्ट आता है अपना रिमिशन, जिसके थ्रू इनको रिहा किया गया है। तो इसमें काफी कुछ न्यूज में भी रहा है ये कि क्या बोलते हैं, इनको ऐसे आप कैसे रिहा कर सकते हो,
लाइक ओवरऑल काफी मैनी थिंग्स हैं, लेकिन अपने लिए सिर्फ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि कौन पार्डन कर सकता है या कितने टाइप्स के पार्डन होते हैं। अगर पार्डन प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों कर सकते हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको पनिशमेंट दी गई थी 20 साल की, तो ठीक है वो पनिशमेंट 10 साल की कर दी जाती है। यहाँ पे कोई पनिशमेंट के नेचर में चेंज नहीं होता है, जैसे कि अपन ने यहाँ देखा था डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजन में कर दिया था, राइट। यहाँ पे कोई स्पेशल कंडीशन की वजह से चेंज कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी पनिशमेंट को 20 से 10 साल कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि आपका शायद जेल में अच्छा बिहेवियर रहा हो, या काफी सारी चीजें जो रिमिशन के लिए देखी जाती है कि रिमिशन में मतलब काफी सारी चीजें होती है, स्टेप्स होते हैं जहाँ पे आपको ये देखा जाता है कि हाँ इन्होंने क्या अच्छा किया या क्या बुरा किया, ठीक है। अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपने आर्टिकल में ये वाले में इतना ही जानना जरूरी था कि पार्डनिंग पावर्स क्या रहती हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर की। अगर अपने को ये ध्यान है तो अपन प्रीलिम्स में भी जो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अपन इजीली आंसर आउट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपन अपना नेक्स्ट आर्टिकल देते हैं, डी डॉलराइजेशन द रेस टू अटेन द स्टेटस ऑफ ग्लोबल रिजर्व करेंसी। While countries have tried to dethrone the dollar as the global reserve currency for many decades now, for various reasons of late such attempts have picked up pace in the after of Russian invasion of Ukraine last year. तो अपन ये देखते हैं कि डीडॉलराइजेशन क्या होता है। मतलब ये होता है कि सब पहले क्या होता था कि अगर आपको कहीं पे भी डील करना है तो आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा, भले आप वर्ल्ड के कोई भी पार्ट में। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोग ना डॉलर डोमिनेटिंग होते जा रहा है, राइट। सर अब ये चाहते हैं कि वो अपने करेंसी में ही पे कर सकें। सर तो अपनी करेंसी में पे करने का मतलब क्या होता है? अपने करेंसी में पे करने का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी बाहर के देश से कुछ खरीदना है तो आप रुपी पे करेंगे, ना कि डॉलर। लाइक अगर आपको यूके यूएस से कुछ खरीदना है तो आप रुपी में पेमेंट कर सकते हैं, आपको डॉलर नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को वैसे जब अपन जीएस3 में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जो आपको पढ़ा दिया जाता है। सो देखते हैं व्हाट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग यूज ऑफ लोकल करेंसी इन द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, जो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, राइट। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं अपने को नीड क्या है। अपने को नीड ये है कि जब अपन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी करते हैं तो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्रीज होता है। माने कि अगर आप अपन किसी को अपने करेंसी से पे कर सकते हैं तो अपने को डॉलर ज्यादा अपने पास नहीं रखने पड़ेंगे। मतलब कि अपन जब भी डॉलर अपने पास रखते हैं तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होती है। लेकिन जैसे ही अगर अपन रुपी को इंटरनेशनलाइज कर देंगे, मतलब कि अगर अपन पेमेंट रुपी में कर पाएंगे तो अपन को डॉलर्स अपने स्टॉक्स में नहीं रखने पड़ेंगे, राइट। सो ये अपनी एक नीड रहेगी कि अपन क्यों इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहते हैं। अगर अपन इंटरनेशनलाइजेशन करते हैं तो अपनी करेंसी को एक रिकग्निशन भी मिलता है, राइट, एट अ ग्लोबल लेवल। अगर ग्लोबल लेवल पे मिलता है तो अपने यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये सारी चीजों में काफी फर्क आता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस देखते हैं, एडवांटेजेस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेन एक्सचेंज अपने को कम रखने पड़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज से क्या होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज ये होते हैं जहाँ पे अपन काफी दूसरी करेंसीज का अपने पास एक रिजर्व बना के रखते हैं, राइट। जैसे कि डॉलर, जैसे कि एक बंदा है और इधर एक बंदा है, वो क्या करता है, आपको यहाँ पे आता है, आपको डॉलर में पेमेंट करता है। तो अब क्या करते हो, आप इंडिया में आप जाते हो रिजर्व बैंक के पास, ठीक है, आरबीआई के पास जाते हो, आरबीआई को बोलते हो आप डॉलर रख लो, मुझे रुपये में पेमेंट कर दो जो भी एक्सचेंज रेट है, राइट। सो अब क्या होगा, अब डायरेक्ट वो आपको रुपये में पेमेंट करेगा, राइट। या आप उससे डायरेक्ट रुपये पेमेंट कर सकते हो, आपको बीच में डॉलर की जो ट्रांजेक्शन हो रही थी वो नहीं करनी पड़ेगी, राइट। सो ये आपका एक इजी वर्क हो जाएगा और आपको जो फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करने की जो नीड होती थी वो अब कम होगी। मतलब लाइक जैसे कि आप कोई भी पहले पेमेंट करना पड़ता है आपको डॉलर में, तो आपको डॉलर का स्टॉक रखना पड़ता था, लेकिन अब क्या होगा, जो वल्नरेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। मतलब अपन काफी टाइम देखते थे कि अपन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में अगर अपन 1991 में भी देखें तो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज वगैरह ये सब कम खत्म हो गए थे, राइट। सो वो इसी का कारण था कि अपने पास डॉलर्स की रिजर्व और ये सारी चीजें खत्म होती जा रही थी। लेकिन अगर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होता है तो अपन रुपी में पेमेंट बैक कर सकते हैं। तो चैलेंजेस क्या क्या आएगा, चैलेंजेस अगर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी करना है, ठीक है, तो अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, अपन को सबसे पहले यहाँ पे अगर ये होना चाहिए तो सबसे पहले तो अपन ट्रेड डेफिसिट कंट्री है, ठीक है। तो एक कैपिटल की इशू रहेगी, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट कंट्री है, अपनी यहाँ पे कैपिटल बहुत कम है, कैपिटल एफिशिएंट नहीं है अपनी कंट्री, राइट।
उसके बाद अपन देखें और क्या प्रॉब्लम आ सकती है। काफी सारी कंट्रीज अभी भी इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर वो रुपी को एज अ फॉरेन एक्सचेंज माने या समथिंग कुछ उनका पेमेंट एक्सेप्ट कर लें, तो वो एक इशू रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन ये देखें कि अगर अपन इनको वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं, अपन इनको वे फॉरवर्ड में ये ला सकते हैं कि एक स्वैप मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। माने कि स्वैप मार्केट माने कि अपन कुछ एक्सचेंज में उनकी करेंसी से अपनी करेंसी एक्सचेंज कर लें, जहाँ की अपने को डॉलर बीच में यूज ना करना पड़े। तो ये था कुछ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज रिलेटेड। ये मोस्टली जब आप स्टैटिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जब आप भी ध्यान दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जितना बेसिक चाहिए था उतना बेसिक बता दिया। अगर आपके प्रीलिम्स में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आंसर आउट कर सकते हैं। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कम्युनल टेंशंस इंक्रीज ड्यूरिंग रामनवमी, रिपोर्ट्स शो कम्युनल पॉलिटिक्स वेलफेयर मेजर्स डोमिनेट द कर्नाटका कैंपेन। सो अपने को ज्यादा इस एडिटोरियल से इन पे ध्यान नहीं दे रहा है, अपने को ये ध्यान देना है कि कम्युनलिज्म क्या होता है। कम्युनलिज्म अगर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी को, अगर ये हिंदू दो दो एडिटोरियल्स में दे रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। और जीएस 1 में आपकी कम्युनलिज्म एक स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है, राइट। सो अपन ये देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है कि 2016 में जगदीशपुर जोगशामली में हुआ कोलकाता में, या आप इनको कैसे यूज करेंगे, या अगर आपके कम्युनलिज्म का कोई जीएस 1 का पेपर में कोई क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्टली ये मैप बना के वो लोकेशंस दिखा सकते हैं कि रिसेंटली ये सारी लोकेशंस न्यूज में थी, किससे रिलेटेड, कम्युनलिज्म से रिलेटेड, राइट। तो चलते हैं अपन थोड़ा सा कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे कि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो अपन उसको इजीली आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। सो कम्युनलिज्म क्या होता है, सबसे पहले अपन वो देखते हैं। ठीक है, कम्युनलिज्म इज अ टर्म दैट रेफर्स टू द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट अ पर्टिकुलर रिलीजियस और एथनिक ग्रुप is superior to others. The ideology is characterized by the promotion of communal identity and the exclusion of those who do not belong to the same community. कम्युनलिज्म क्या होता है, एक आइडियोलॉजी है जहाँ पे ये क्या होता है कि पर्टिकुलर रिलीजियस और एथनिक ग्रुप क्या होता है, सुपीरियर हो जाता है, मतलब किसी और से, राइट। यहाँ पे क्या होता है, वो अपन वो मानने लग जाते हैं कि अपन अपनी कम्युनिटी सबसे अच्छी है दूसरी कम्युनिटी से, राइट। तो एक कम्युनलिज्म की शॉर्ट डेफिनेशन है जो आप इजीली लिख के आ सकते हैं। कम्युनलिज्म आप अपनी डेफिनेशन में भी लिख के आ सकते हैं। जब आप अपनी डेफिनेशन में लिखते हैं तो सामने वाले को भी पढ़ने में अच्छा लगता है कि इसको इन एंड आउट उसके बारे में पता है, ना कि सिर्फ एक डेफिनेशन लर्न करके आया है। लेकिन काफी बार ये होगा कि काफी बार आपको अगर WHO और इन सब ने कोई डेफिनेशंस दिए तो आप मोस्टली उसी को लिखें तो ज्यादा बेटर रहती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, मतलब कम्युनल वायलेंस के फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, मतलब क्यों की जाती है अपने यहाँ पे। मतलब अगर इसमें इतनी प्रॉब्लम हो तो फिर कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे इसके बढ़ने के कारण। ठीक है, तो अपने यहाँ पे जो पॉलिटिक्स की जाती है वो सब अलग अलग रिलीजियस और कल्चर डिफरेंसेस पे काफी बार परफॉर्म की जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, काफी कम्युनिटीज फील करती है कि हमारी कम्युनिटी ऊपर है, काफी कम्युनिटीज फील करती है कि हमारी कम्युनिटीज नीचे है, राइट। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक इश्यूज। अपने यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे काफी सारी की सारी पॉवर्टी है, क्लास डिविजन्स हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, ये इजीली टारगेट हो जाते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज के। ठीक है, हाई कम्युनिटीज हाई लोगों को टारगेट कर लेती है, लो कम्युनिटीज को अलग टारगेट होता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राइट्स। तो ये मैंने जो आपको पॉइंटर्स दिए ना, ये डायरेक्टली आप अपने आंसर्स में लेके आ सकते हैं। ये डायरेक्टली आपका मेंस का आंसर है। ये इंट्रोडक्शन हो गया, फैक्टर्स हो गए, मेजर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद कुछ अगर आपको वे फॉरवर्ड्स देखना है वो हो गए। तो मैं हमेशा एडिटोरियल्स को ऐसे कवर करने की कोशिश करता हूँ जहाँ आप अपने मेंस के आंसर इजीली लिख पाए। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राइट्स। अब तो अपनी यहाँ पे अपन अगर ब्रिटिश एरा से देखें तो अपने यहाँ पे काफी कम्युनल राइट्स उसके बाद से होने लगे। लेकिन अगर अपन अभी गुजरात राइट्स का देखा, गुजरात राइट्स बिकनी बानू केस, ठीक है, बिल्किस बानू केस। सो वो अपन ने देखा। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, मतलब कि जो पॉलिटिक्स अपने आप पे प्ले की जा रही है वो क्या है, लोगों को अपीज करने के लिए है। ठीक है, आइसोलेशन एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, ये मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये एक पॉइंट रह जाता है क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी भी है जो आज काफी जगह डेवलप कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, तो काफी जगह अपना एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, वो भी एक कारण है। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होता है, काफी लोगों को लगता है कि नहीं, म्यूचुअल ट्रस्ट और ये सारी चीजें
उनमें कम है या हम में कम है, तो ये कम्युनिटी डिफरेंस आते रहते हैं, राइट। सो रोल ऑफ मीडिया कैसे हो जाता है? रोल ऑफ मीडिया जब भी राइट्स होते हैं तो रोल ऑफ मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मीडिया पे वो डायरेक्टली बार बार शो होता रहता है, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये सारी चीजें हो रही हैं और सही में हो रही है, जबकि मीडिया में काफी सारी चीजें एग्जीगरेट करके बता दी जाती है, मतलब काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा बताई जाती हैं तो शायद कभी सच भी नहीं हो। ठीक है, तो अपन क्या क्या मेजर्स ला सकते हैं? ठीक है, तो अपना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। स्पीडी ट्रायल्स ला सकते हैं अपन। ठीक है, जो कम्युनिटीज जो वीकर सेक्शन है या समथिंग कुछ है जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला है आज तक, मतलब या परफॉर्म वर्क नहीं कर पाए वो इतना अच्छे से, तो उनको अपन रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं अच्छी चीजों में। ठीक है, मतलब उनको बढ़ावा दे सकते हैं, मोस्टली कहने का मतलब ये है। ठीक है, अपन कुछ गाइडलाइंस ला सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको कैसे डील आउट करना है, राइट है। ये मैंने आपको बताया, कम्युनिटी वीकर सेक्शन, लो एनफोर्समेंट, कॉडिफाई गाइडलाइंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग दे सकते हैं पुलिस ऑफिसर्स को कम्युनल राइट्स को हैंडल कैसे करना है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज मतलब बना सकते हैं अपन कम्युनल डिसेंगलमेंट के अंदर जो वो हैंडल करना जानती हूँ। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। कम्युनल राइट्स रिलेटेड इतना ही इंपॉर्टेंट था, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जब भी आप मेंस का आए तो आप इतनी ही इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखें, क्योंकि आप जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की कोशिश करेंगे आप भूलते जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप जितना पढ़ें उसको अच्छे से याद रखें। अगर आप उसको अच्छे से याद रखते हैं तो आप इजिली प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, मेंस क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा ही पढ़ते रहेंगे तो आपका प्रीलिम्स मेंस क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपना लास्ट आर्टिकल कहता है एनजीटी परफॉर्म्स एनजीटी परफॉर्म्स पैनल टू लुक इनटू लुधियाना गैस लैक डेथ। तो ये गैस लीक वाला मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही अभी कवर किया था। ठीक है, तो अपन आज एनजीटी के बारे में पढ़ लेते हैं कि एनजीटी क्या है। इसके लिए अपने इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके जो डिसीजन होते हैं, सबसे पहले तो ये कब स्टैब्लिश हुई एनजीटी? एनजीटी 2010 में स्टैब्लिश हुई। तो ये डिसीजंस जो लेती है वो सुओ मोटो ले सकती है। सुओ मोटो माने क्या होता है? सुओ मोटो माने कि वो खुद से इंटर आउट कर सकती है, भले उसको कोई अप्रोच करे या ना करे, राइट। सो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको एनजीटी के बारे में पता होनी चाहिए। एनजीटी में अगर कोई भी एप्लीकेशन हो रही है तो आपको 6 मंथ्स के अंदर उस फाइल को डिस्पोज आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूएस पैनल रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम बायस सेज इंडिया। तो यूएसआरसीएफ ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें ये बताया गया कि जो रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस है वो इंडिया में डिक्लाइन हो रही है। तो ठीक है, तो ये मोस्टली यही चीज होती रहती है जब भी कोई यूएस की रिपोर्ट्स आती है, तो मतलब कोई भी रिपोर्ट्स आती हैं इंडिया को रिलेटेड, जो अगर इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा ना होता तो इंडिया उसको बताता है कि नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, हो भी सकती हैं कुछ प्रॉब्लम्स, शायद वो कुछ मेजर्स ही ना लेते हो जो शायद लेने चाहिए, राइट। तो आप इसको ध्यान ध्यान नहीं देंगे, ये सिर्फ एक शॉर्ट न्यूज में ठीक है। हाँ, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान होना चाहिए कि शायद ये रिपोर्ट वो ठीक भी बोल रही है, लेकिन मोस्टली ऐसी रिपोर्ट्स बायस्ड होती हैं काफी बार। ठीक है, तो अपन इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ आप इसको एक ओवर थ्रू दे सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं यूआईडीआई अलाउस वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल फोन नंबर्स। सो यूआईडीआई क्या आधार से रिलेटेड है। आधार में क्या किया गया है, उन्होंने एक अपनी साइट्स को इजी बनाने के लिए काफी नई चीजें लेके आए हैं। तो आधार के बारे में आपको पता होना चाहिए, आधार काफी बार यूपीएससी में 2-3 बार पूछा एक ही साथ, मतलब लाइक 2020-21। ठीक है, सो यूडाई के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है या कैसे वर्क करती है। कैसे वर्क तो करती है ये आपको ध्यान नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ध्यान हो तो चलेगा। बस इन्होंने एक न्यू फैसिलिटी निकाली है जहाँ पे जो रेसिडेंट्स है वो अपना मोबाइल नंबर ऑफ ये सब इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। वो उनको ये पता लग जाता है कि उनका बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं है, तो वो सारी चीजें ईज आउट करने के लिए, मतलब गवर्नेंस को थोड़ा ईज आउट करने के लिए अच्छी बात की गई है। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट मीन्स के क्वेश्चन पे। अपना मीन्स का क्वेश्चन क्या कहता है? कम्युनिज्म अराइजेस either due to power struggle or relative deprivation, argue by giving suitable illustration। तो आपने देखा कम्युनिज्म से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया। कम्युनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन ये आया कि वो पावर स्ट्रगल की वजह से होता है या रिलेटिव डेप्रिवेशन की वजह से होता है।
तो आपको सुटेबल इलिस्ट्रेशन देने 2018 में पूछा गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे टॉपिक से कितने इजी क्वेश्चंस बन जाते हैं। सिर्फ आपको कम्युनलिज्म के बारे में कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए तो आप इजीली अपना आंसर लिख सकते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। देखिए गिग इकोनॉमी का वुमेन एम्पावरमेंट में क्या रोल है, डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो आपको गिग इकोनॉमी के बारे में लिखना है। उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कैसे कैसे हो सकता है, एडवांटेजेस क्या रहेंगे, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है, वे फॉरवर्ड्स क्या क्या डाल सकते हैं। तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया, राइट। कितना इजी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे करना है। अगर आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना नहीं आएगा तो आपके लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको देखिए 2021 में ही आया है आंसर इन 150 वर्ड्स, 10 मार्कर ही लिखना है आपको। तो मैंने आपको वही बताया कि आपको ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कुछ जानकारी चाहिए जिसका आप इजीली एक फॉर्मेट अपना आंसर का बना पाए। एक अगर आप इधर 25 भी लिखें, इधर 50 भी लिखें तो अपना इजीली आंसर आउट बन जाता है। तो ठीक था, आज यही था अपना हिंदू एडिटोरियल। मिलेंगे और एडिटोरियल्स के साथ कल, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपको पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, राइट। तो मिलते हैं।